नमस्ते, मेरा नाम है रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लिक। इस हफ्ते हम एक ख़ास किताब पर चर्चा करने जा रहे हैं। नई किताब आई है युवान प्रकाशन से, राष्ट्र निर्माण में आदिवासी। इस किताब के लेखक हैं डॉक्टर जितेंद्र मीना। जितेंद्र सर दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्यामलाल कॉलेज में इतिहास पढ़ाते हैं। ये किताब हमने अध्ययन के बाद इसलिए भी चुनी क्योंकि ये किताब कई मायनों में थोड़ी दिलचस्प है। किताब कुछ आदिवासी विद्रोहों के बारे में बात करती है। आदिवासियों ने इस भारत को बनाने में या वर्तमान भारत को बनाने में किस तरीके की भूमिका निभाई उसकी बात करती है, और अब वो वर्तमान में कहीं न कहीं अपना क्लेम ढूंढ रही है। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं। जितेंद्र सर, पहला जो आपसे सवाल है वो यही है कि ये किताब क्यों लिखी गई, क्योंकि आदिवासी साहित्य पे, आदिवासी इतिहास पे तो और भी किताबें हैं, लेकिन आप क्यों लगा कि ऐसी कोई किताब लिखी जानी चाहिए? शुक्रिया रवि। ये जैसा कि आप इस किताब के टाइटल से देख पा रहे होंगे, राष्ट्र निर्माण में आदिवासी। पिछले 70-75 सालों में अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन पे बहुत सारा काम हुआ है, बहुत सारा इतिहास लिखा गया और अलग अलग नज़रिए से इतिहास लिखा गया। लेकिन जब उस तमाम इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं तो एक कमी एकदम क्लियर दिखती है, और वो कमी ये है कि एक खास सेक्शन को, एक खास लोगों को तवज्जो दी गई, लेकिन उन सब में आदिवासी आपको कहीं नहीं दिखता है। अगर उसके बाद की भी किताबें देखें, जैसे कि मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से कुछ किताबें आई, राष्ट्र निर्माताओं के नाम से सीरीजें चली और अलग अलग टाइटल्स के साथ जो किताबें आई, उन सबको भी जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि उसमें आदिवासियों का जो योगदान था, जो एक्चुअल योगदान था, उसे वो जगह नहीं दी गई, उन्हें उनकी हिस्सेदारी नहीं दी गई, और इसीलिए इस किताब को लिखा गया। क्योंकि राष्ट्र बनना किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी समाज के लिए एक बहुत बड़ा एपिसोड है, वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, और उसमें अगर किसी समाज को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाए, उसे भुलाने की कोशिश की जाए, तो ये ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई साजिश तो नहीं हो रही है। और वो चीज हमने पिछले 75 सालों की राइटिंग्स में देखा। हमने सिर्फ राइटिंग्स में नहीं, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में भी देखा, हमने उन नारों में भी देखा जो अलग अलग जगहों पर लगाए जाते रहे। कहीं स्कूल में लगाए जाते रहे, कहीं जो है कॉलेज में लगाए जाते रहे, या किसी रैली में लगाए जाते रहे। उन नारों में भी आप देखेंगे तो पता चलेगा कि आदिवासी नायकों को वो जगह नहीं मिली। इस किताब को लिखने की एक और वजह थी, और वो वजह थी, मैं आपको बताऊं, इस किताब से ही मैं आपको कोट करता हूं। तिलका मांझी को लिखते हुए मैंने जो नाइजीरियन एक साहित्यकार हैं जिनका नाम है चिनुआ अचेबे, चिनुआ अचेबे साहब एक बात कहते हैं। उन्होंने 1994 में इंटरव्यू देते हुए एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज के अपने इतिहासकार होने जरूरी हैं। वो इसको कोट करते हैं कि शेरों के जब तक अपने खुद के इतिहासकार नहीं होंगे, तब तक शेरों के इतिहास में शिकारियों की वीरगाथाएं गाई जाती रहेंगी। ये जो लाइन है, ये लाइन इस बात के लिए बहुत जरूरी है कि किसी भी समाज के लिए उसके पुरखों की विरासत को जो है दर्ज करने के लिए उनके अपने इतिहासकारों का होना बहुत जरूरी है, ताकि सही संदर्भ में इतिहास को दर्ज किया जा सके। अदरवाइज गलत संदर्भों में तो बहुत कुछ किया ही जा रहा है। इतिहास का जो इस्तेमाल आज की तारीख में हो रहा है, पॉलिटिकल जो इस्तेमाल हो रहा है, वो हम सब भी देख रहे हैं। तो इसीलिए उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये किताब जो है आप सबके सामने है, और इसीलिए ये किताब लिखी गई। जब आप बात कर रहे थे तो ऐसा लगा कि एक शायद शिकायत है, क्या ऐसा है कुछ? बिल्कुल शिकायत है। शिकायत की वजह मतलब मैं ये, क्योंकि कई लोगों के बीच में जब बात हम करते हैं ना, बहुत सारे लोगों ने पहले दलित साहित्य को लेके जो है ये शिकायत की थी कि आप हमें कैसे दिखा रहे हैं सिनेमा में, कहानियों में, लोग पॉपुलर कल्चर में। क्या ऐसी ही शिकायत आपकी भी? मेरी दो किस्म की शिकायत है, दो अलग अलग तबके से शिकायत है। एक तबका तो वो जिसे हम लोग कोट एंड कोट मेन स्ट्रीम कहते हैं, जो विश्वविद्यालयों में मौजूद है, जो इतिहास लेखन में मौजूद है, या जो सत्ता में हिस्सेदार है, जिसे हम लोग गैर आदिवासी कहते हैं, और जो सब कुछ चीजें तय करता है, नीति नियंता वही है। उसको जब हम लोग देखते हैं तो उसने
एक इग्नोरेंस दिखाया आदिवासियों के प्रति। एक तो इग्नोरेंस था, दूसरा उसके साथ जो अगर उसने कहीं भूमिका निभाई भी किसी तरीके से तो उसमें एक दया का भाव था। ऐसा लगता है जैसे कि जब वो लिख रहा है, जब वो हमारे बारे में बात कर रहा है तो एक एहसान कर रहा है, वो हमसे अपनी एक दूरी मेंटेन करता है और मेंटेन करके उस काम को करने की कोशिश करता है। लगता है जैसे वो अपना सीवी बना रहा है, एक प्रोफाइल बना रहा है, उस प्रोफाइल के माध्यम से वो कुछ न कुछ अचीव करना चाहता है, उसका एक एजेंडा है। दूसरी शिकायत मुझे अपने ही समाज के लोगों से है, खास करके वो लोगों से जो समाज जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे नौकरी पेशा हिस्सा हो। उन्होंने भी एक्चुअली में आप बात करें तो जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी थी उसके दबाव में कभी अपने पुरखों के बारे में बात ही नहीं की। उन्होंने अपने ही लोगों को नहीं बताया, उन्होंने उन लोगों को भी नहीं बताया जिनके बीच में वो रोज बैठ रहे थे, जिनके साथ वो रोज चाय पी रहे थे, जिनके साथ रोज खाना खाते थे, जिनके पास साथ ऑफिस शेयर कर रहे थे, उनको भी नहीं बताया। तो ये दोनों लोगों से मेरी शिकायतें हैं, क्योंकि इसका नुकसान ये हुआ कि आजादी के जो है लगभग 77 साल बाद मुझे वो किताब लिखनी पड़ रही है जो आजादी के कुछ ही साल बाद लिखे जाने की जरूरत थी। अगर ये किताब आजादी के एक दशक के भीतर 50, 60, 70 तक भी लिख गई होती तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर मैं इस किताब को 2025 में लिख रहा हूं तो इसका मतलब है कि कोई शिकायत है, कोई ऐसा हिस्सा है जो नहीं छुआ किसी ने। और मैं आपको बताऊं कि जिन नायकों को हम इसमें देखेंगे वो नायक वो हैं जिनको की सरकारों ने भी तवज्जो नहीं दी। लेकिन आदिवासी समाज की जो स्मृतियां हैं, सामूहिक स्मृतियां जिनको हम लोग कहते हैं, उसमें वो पुरखे आज भी जिंदा हैं, उनके संघर्ष जिंदा हैं, उन्होंने जितना उस समाज को दिया वो सब जिंदा है। और जब वो जिंदा है उसको वो सेलिब्रेट करते हैं। कभी किसी की शहादत को सेलिब्रेट किया जाता है, कभी किसी के जन्मदिन को सेलिब्रेट किया जाता है, कभी किसी और इवेंट को सेलिब्रेट किया जाता है। तो जब समाज हमारा उसको सेलिब्रेट कर रहा है तो बाकी जिनके ऊपर जिम्मेदारियां थी उन्होंने उसे दर्ज क्यों नहीं किया, ये मेरी एक शिकायत है। दूसरी एक और चीज, जैसे कि जिन्होंने दर्ज किया उसकी भी आपको बताऊं। जैसे अभी 2 दिन पहले का एक न्यूज है कि राजस्थान के स्कूली जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें क्लास 5th और 6 की, कक्षा 5 और 6 की जो किताबें थी उनमें वीर जो है बालिका कालीबाई भील का एक चैप्टर आता है, जिन्होंने कि अपने स्कूल और अपने टीचर को बचाने के लिए वो शहीद हो गई थी, जिसे उस समय की रियासत की पुलिस ने गोली मार दी थी। उनके उस चैप्टर को हटा दिया गया, स्कूल के सिलेबस से हटा दिया गया। ऐसे ही कहीं जहां लिखा गया वहां डिस्ट्रॉर्ट करने की कोशिश की, उसको एक तरीके से मिथ जो है मिथ क्रिएट करने की कोशिश की। जैसे पॉपुलर कल्चर में कुछ दिनों पहले एक फिल्म आई थी RRR, उसमें एक आदिवासी कैरेक्टर का इस्तेमाल किया, कोमरम भीम का। लेकिन उस पूरी फिल्म को जब आप देखेंगे तो कोमरम भीम के कैरेक्टर को ऐसे दिखाने की कोशिश की है जैसे कि वो रामायण के हनुमान है। एक कैरेक्टर को राम के तौर पर एस्टेब्लिश किया गया, दूसरे को हनुमान के तौर पर एस्टेब्लिश किया गया। वो जंगल में रह रहा है, शेर चीतों से लड़ रहा है, ठीक है, और फिर वो जो है अपने आप को वहीं तक सीमित रख रहा है, फिर वो जा आकर के लड़ रहा है, ठीक है। तो वो जो गलत तरीके से भी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको लेकर के भी मेरी शिकायत है। अब आते हैं किताब पे ना, एक जो मैं कहूँ कि सवाल जो इस किताब से उभरता है ना, जब हम आज़ादी का इतिहास पढ़ते हैं ना तो बेसिकली हमें बताया जाता है कि 3 बड़े आंदोलन हैं, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया। जो छोटे मोटे आंदोलन हैं, विद्रोह हैं, उसमें मान लीजिए आपका इंडियन नेशनल आर्मी है सुभाष चंद्र बोस की, रॉयल नेवल म्यूटनी का है, या फिर एक आध 2 बारदोली का जो आंदोलन है, और वो सब आंदोलन है। अब क्योंकि आप इतिहासकार भी हैं और अपने ये किताब भी लिखी, ये जो छोटे छोटे स्ट्रगल्स हो रहे थे या ये जो विद्रोह हो रहे थे, इन्होंने आज़ादी के मेन आंदोलन को किस तरीके से बदला या इसको अफेक्ट किया? देखिए, एक चीज पहले ये हमें समझना जरूरी है कि हम आज़ादी का आंदोलन मान किसे रहे हैं। क्योंकि ये एक पैरामीटर कुछ लोगों ने सेट किया कि असहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, यही राष्ट्रीय आंदोलन है।
इसमें और एक्सटेंड करते उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस की लीडरशिप में चला वही राष्ट्रीय आंदोलन है। ठीक, लेकिन उसमें रॉयल नेवल म्यूटिनी भी जी, मतलब और कुछ लोगों ने और उसको आगे लेकर के गए, तो वो जो 1857 तक लेकर के गए। उन्होंने ये माना कि अंग्रेजों के खिलाफ जो चला है और जो खास पार्टी को लेकर के या खास लीडरशिप में जो चला है वही राष्ट्रीय आंदोलन है। ये एक तरीके से हमारी बहुत सीमित समझ है। जैसे आप कहें कि आपकी लीडरशिप में जो चल रहा है वही राष्ट्रीय है और मेरी लीडरशिप में जो चल रहा है वो राष्ट्रीय नहीं है, क्योंकि आप सत्ता में हैं, आपके अपने इतिहासकार हैं, आपके पास सारे संसाधन हैं, तो आपने उतने तक ही चीजों को सीमित रखा। जबकि आप इस किताब के अंत में जब देखते हैं तो पता चलेगा कि पहला जो आंदोलन है अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ 1766-67 में शुरू हो गया और 1766-67 से लेकर के 1947 तक आजादी के आंदोलन तक आदिवासियों ने लगभग 150 से ज्यादा आंदोलन किए हैं। और इसमें कई आंदोलन ऐसे हैं जिनका जो समय सीमा है वो पूरे राष्ट्रीय, जिसे हम लोग कोट एंड कोट जो मेन स्ट्रीम का जो राष्ट्रीय आंदोलन कह रहे हैं उससे भी लंबे चले हैं। ऐसे भी आंदोलन है जिसमें किसी भी दूसरे आंदोलन से ज्यादा आदिवासी आंदोलनों में शहादतें हैं। जैसे आप संथाल विद्रोह को ले लीजिए, संथाल हुल जो 1855-56 का है, पूरे अंग्रेजी हुकूमत के दौर में उससे बड़ा आंदोलन कोई भी नहीं है, कोई सा भी नहीं। चाहे वो एरिया वाइज ले लीजिए, चाहे उसमें लोगों की जो भागीदारी है उसके हिसाब से ले लीजिए, चाहे उसे शहादत के हिसाब से ले लीजिए, लेकिन उसे वो एक्नॉलेज नहीं किया गया क्योंकि उसके अपने लिखने वाले नहीं हैं, लिखने वाले दूसरे लोग हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। हम सब लोग जलियांवाला बाग के बारे में बहुत अच्छे से वाकिफ हैं और हम उसे राष्ट्रीय आंदोलन का बहुत अहम पहलू मान करके देखते हैं और बिल्कुल है भी। लेकिन जलियांवाले बाग से लगभग 6 साल पहले 1913 में 17 नवंबर 1913 की डेट याद कीजिए, जब मानगढ़ जो कि बांसवाड़ा राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की एकदम बॉर्डर का जो हिस्सा है, आज की तारीख में वो बांसवाड़ा जिले का हिस्सा, राजस्थान की बांसवाड़ा जो है जिला है उसका, वहां पर एक पहाड़ी जिसका नाम है मानगढ़ की पहाड़ी। मानगढ़ की पहाड़ी पर 1913 में जो है एक आंदोलन चला था और उस आंदोलन के ऊपर जो है जो अंग्रेजों की लीडरशिप में जाट पलटन थी, मेवाड़ रियासत, सिरोही रियासत और गुजरात की ईडर रियासत की संयुक्त सेनाओं ने हमला किया था। ऑफिशियल रिकॉर्ड कहता है कि 1500 आदिवासी शहीद हुए। जलियांवाला बाग में 319 है। हम नंबर्स कंपैरिजन ऑफिशियल बात करें, जलियांवाला बाग हत्याकांड में 319 शहीदों को दर्ज किया गया है, वहां पर मानगढ़ में 1500 हैं। हम शहीदों का कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं किसको कितनी तवज्जो मिली, क्योंकि वहां पर पंजाब था, पंजाब में दूसरी पार्टी लीडरशिप में थी, वो आंदोलन चला रही थी तो उसको तवज्जो मिली, राजस्थान में वो तवज्जो नहीं मिली। इसी तरीके से 1922-23 में एक और जगह सिरोही में जिसे लीलुड़ी बड़ली के नाम से हम लोग जानते हैं, वहां पर भी इतने ही लोग शहीद हुए, लेकिन उसे भी वो सम्मान नहीं मिला, उसे वो जो दर्जा हासिल नहीं हुआ जो जलियांवाला को हुआ। कहने का मतलब यह है कि हम राष्ट्रीय आंदोलन किसे मानते हैं ये डिपेंड करता है कि मनवाने वाला कौन है और उसका उद्देश्य क्या है कि हम किसे उसका हिस्सा मानेंगे। मानने वालों ने कहा कि 1857 की लड़ाई पहली लड़ाई, आजादी की पहली लड़ाई है, कहा कि मंगल पांडे आजादी का पहला नायक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मंगल पांडे से 70 साल पहले तिलका मांझी ने भागलपुर और वो जो पूरा का पूरा इलाका है संथाल परगने का, वहां पर पहाड़ी आदिवासियों की लीडरशिप में एक आंदोलन चलाया था और उस आंदोलन का नतीजा यह था कि इस देश के जो पहले कलेक्टर बने थे, भागलपुर के कलेक्टर थे ऑगस्टस क्लीवलैंड, उन्हें अपने तीरों से मार दिया था। क्या इतनी बड़ी घटना कि एक अंग्रेज कलेक्टर को कोई तीर से मार दे और उसे इतिहास की किताबों में दर्ज ही नहीं किया गया, उसे वो सम्मान नहीं दिया गया जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसे राष्ट्रीय आंदोलन में हीरो नहीं बताया गया, उसके नाम के नारे नहीं लगे, उसमें फिल्में नहीं बनी, उसे पब्लिक मेमोरीज में दर्ज नहीं किया गया। और इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन की जो शुरुआत है
वो न तो 1857 से है न 1885 से है। हमारा ये कहना है कि राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 1766 से है, तिलका मांझी के तीरों से है। इसमें एक और जो दिलचस्प बात है ना, वो जो आपने लिखी है इसमें, वो क्रिमिनल ट्राइब्स को लेके है। जब मैं कॉलेज में था तो मेरा एक गुजर दोस्त था, तो उससे बात होती थी। तो हम दिल्ली में तो आमतौर पे ऐसे ही देखते हैं ना, जैसे आप बता रहे हैं कि है गुजर है तो बातचीत हुई तो उसने बताया मुझे कि रवि भाई, हम गुजरों का भी एक इतिहास है, और वो इतिहास ये है कि हमें तकरीबन 90 सालों के लिए क्रिमिनल ट्राइब के तौर पर ट्रीट किया गया, क्योंकि 1857 का जो स्ट्रगल था उसमें हमने पार्टिसिपेट किया था। दिल्ली में विश्वविद्यालय के पास एक गांव है चंद्रावल, तो चंद्रावल के गुजरों ने जो है सिविल लाइंस के बहुत पास थे, तो उन्होंने हमला किया। बाद में ये कहा जाता है कि जो वहाँ के जितने गुजर थे उन सबको जो है मार के टांग दिया गया था। तो ये कौन सी क्रिमिनल ट्राइब्स थी, और ये क्रिमिनल ट्राइब का जो पूरा जो हम ये कहें कि व्यवस्था है वो क्यों लाई गई, अगर बता पाए तो। जी देखिए, 19वीं सदी का जो अंग्रेजी समाज है उसमें दरअसल बहुत सारे चेंज आ रहे हैं, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली। आर्थिक तौर पर पॉलिटिकली चेंज ये आ रहा है कि वहाँ जो राजशाही से डेमोक्रेसी की तरफ, लोकतंत्र की तरफ वहाँ का पॉलिटिकल जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा, इकोनॉमिकली भी बात करें तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी आ रही है। तो जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी आ रही है तो उसमें कई तबके ऐसे हैं जिनके पास काम नहीं है, जिसमें कि नौजवान हैं जो कि बेरोजगार हैं। उसके साथ साथ और भी कई तबके हैं, जैसे जो खानाबदोश समूह हैं, वो जिप्सी जिनको कहते हैं, वो भी उसमें शामिल हैं। उसमें भिखारी भी शामिल हैं। तो इस तरीके के जितने भी समूह थे, जितने भी लोग थे, उन समूहों को एक्चुअली में अंग्रेजी समाज में डेंजरस क्लास माना गया, खतरनाक समूह माना गया। और उसके अलावा और में भी और कुछ लोग ऐसे थे जो इस समूह का तो हिस्सा थे, या और कुछ ऐसे भी थे जो समूह का हिस्सा नहीं थे, लेकिन वो लगातार सरकारों से सवाल कर रहे थे। उन्हें हैबिचुअल ऑफेंडर कहा गया कि ये आदतन अपराधी हैं। और 2 एक्ट वहां पर पास किए, हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट के नाम से आया एक तो, और डेंजरस क्लास के नाम से एक 1825 के आसपास एक एक्ट आता है। उन दोनों एक्ट के तहत ये माना गया कि ये सारे के सारे समूह जो हैं ये क्रिमिनल हैं, ये क्रिमिनल माइंडसेट से काम करते हैं। और इसको जो है अकादमिक भाषा में बात करें तो कुछ क्रिमिनल साइकोलॉजी के जो एक्सपर्ट थे उस दौर के 19वीं सदी के, उन्होंने भी इस थ्योरी को इस्टेब्लिश किया। और उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो हैं जन्मजात अपराधी होते हैं, उनके ये हाव भाव होते हैं, वो शक्ल जो स्किन का उनका कलर है वो डार्क होता है, मेरे आपके जैसा होता है। किसी को कहा गया किसी की नाक जो इसकी चपटी है वो वैसा है, किसी की आंखें वैसी हैं तो वो वैसा है, किसी की भाषा कल्चर अगर अलग है वो भी क्रिमिनल है। और वो मैंने इसमें उस पूरी की पूरी जो जर्नी है किस तरीके से बनाना, उसको मैंने दर्ज किया। ये बेसिकली अंग्रेजी समाज में वो समूह थे जो सवाल खड़े कर रहे थे, जो अंग्रेजी हुकूमत को चैलेंज कर रहे थे, उन सबको उन्होंने शामिल किया। अंग्रेज 1800 क्योंकि 1766 से लेकर के 1857 तक लगातार आदिवासी विद्रोह चल रहे हैं। ऐसा कोई भी साल नहीं है जब विद्रोह नहीं हुए। और 1857 में आदिवासियों के अलावा और भी समूहों ने इसमें हिस्सेदारी ली थी। तो हुआ ये कि 1871 तक आते आते एक एक्ट आया, और उस एक्ट के तहत कई समूहों को उसमें शामिल किया गया। और 1911 में इसमें अमेंडमेंट हुए, फिर 1927 में हुए, 1924 में इसमें अमेंडमेंट हुए। और आजादी के बाद जो सरकार बनी उसने एक कमेटी बनाई थी, आयंगर कमेटी, उस समय लोकसभा के जो चेयरमैन थे उनकी लीडरशिप में। उस कमेटी ने रिपोर्ट दी, उसमें कहा गया कि 127 कम्युनिटीज ऐसी हैं जो सेंट्रल लिस्ट में शामिल थी जिन्हें क्रिमिनल ट्राइब कहा गया। लेकिन इसके अलावा 44 समूह ऐसे थे, समुदाय ऐसे थे जो मद्रास स्टेट के भीतर क्रिमिनल ट्राइब की कैटेगरी में थे। इसी तरीके से बॉम्बे जो एक्ट था, स्टेट असेंबली थी, उसके तहत भी जो एक्ट था उसमें भी इतने ही समूह जो है शामिल थे जिन्हें क्रिमिनल ट्राइब की सूची में डाला गया। मोटा मोटी लगभग 250 से ज्यादा कम्युनिटीज हैं, समुदाय हैं जिन्हें क्रिमिनल ट्राइब में डाला गया था। जो आपका दोस्त बात कर रहा था गुजर, वो भी उसका हिस्सा है।
तो ये पूरे समाज को उस तरीके से अंग्रेजों ने डाला। एक चीज इसमें, एक और चीज थी, जो भारतीय समाज था, जो राजा महाराजा थे, जो रूलिंग क्लास था, वो भी जो है आदिवासियों से खतरा महसूस करता था। वो भी, उसे भी लगातार आदिवासी चैलेंज कर रहे थे। इसलिए उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि आदिवासियों को इस सूची में शामिल किया। जैसे मैं आपको बताऊं, इसमें जो है जहाजपुर का जो मीणा विद्रोह है, जो 1850 से लेकर 1860 तक चला, उस एक्ट के बाद में मेवाड़ रियासत ने ये एक्ट, मतलब 1871 के एक्ट से पहले की बता रहा हूं, 1860 में ये तय किया कि जितने भी जहाजपुर परगने के मीणा हैं और जो पुरुष हैं और जो वयस्क हैं, उन सबको थाने में हाजिरी देना जरूरी है। क्योंकि उससे एक साल पहले अंग्रेजी सरकार ने ब्रिटेन के भीतर एक हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट बनाया था और उसमें ये कंडीशन रखी थी। और अंग्रेजों के आने से पहले, अंग्रेजों के यहां लागू करने से पहले मेवाड़ रियासत ने मीणों के ऊपर यह लागू कर दिया गया। इसी तरीके से बाकी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग दौर में ये सब चीजें हुई। तो ये पूरी की पूरी यात्रा थी जिसमें क्राइम से कोई लेना देना नहीं था। क्राइम चाहे कोई भी करे, लेकिन उस इलाके के जिन्हें क्रिमिनल ट्राइब की सूची में डाला गया, वो क्राइम उनके ऊपर डाल दिया जाता था कि आपने क्राइम किया है और आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो और आपको सजा मिलेगी। ये जरूरी नहीं है कि वो क्राइम उन्होंने किया है कि नहीं किया है। अगर क्राइम करने वाला कोई इस एक्ट से बाहर का व्यक्ति है तो ये माना जाएगा कि उससे गलती हुई है और उसे एक सुधार का मौका देना चाहिए। लेकिन ये क्रिमिनल ट्राइब की सूची में आने वाले समूहों पर यह बात लागू नहीं होती तो थी। क्या इसका कोई ट्रॉमा भी रहा समाजों पे? किस तरीके से? बिल्कुल ट्रॉमा रहा। मतलब किस तरीके से वो अफेक्ट हुए? देखो, इसका पहला अफेक्ट ये हुआ कि जितने भी आदिवासी थे जो अंग्रेजी हुकूमत से सवाल करते थे या रियासतों से जो सवाल करते थे, उन सबको गुंडा एक्ट लगा करके सबको जेलों में सजाएं दी गई। उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आप देखिए, ज्यादातर आदिवासी नायकों के साथ जो ट्रीटमेंट है, ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ कि वो जेल गया हो और उसे रिहा कर दिया गया हो और वो बाहर आकर के शांतिपूर्ण जीवन जी रहा हो। कभी नहीं हुआ। ज्यादातर आदिवासी नायकों के साथ क्या हुआ? पहली बात तो उनको जेल ही नहीं भेजा गया, या तो उनको गोली मारी गई, या उन्हें तोप से उड़ा दिया गया, या उन्हें फांसी दे दी गई, और जो बच गए उन्हें जेल में ही मार दिया गया। लेकिन उन्हें कभी रिलीज नहीं किया गया, कभी छोड़ा नहीं गया। जबकि ये हम बाकी के आंदोलनों में जब देखेंगे तो ऐसा नहीं दिखता है। वहां बाकी लोग जेल जाते हैं तो रिहा होकर के बाहर आ जाते हैं, लेकिन आदिवासियों के साथ ये नहीं हुआ। आप देखिए, आप बिरसा मुंडा को ले लीजिए, बाबूराव शेरबाके को ले लीजिए, आप शंकर शाह मंडावी और रघुनाथ शाह मंडावी को ले लीजिए, आप टंट्या भील को ले लीजिए, आप कितने भी आदिवासी नायकों को ले लीजिए, सबको जेलों में मार दिया गया। या सबको जो है, जैसे शंकर शाह, रघुनाथ शाह मंडावी जो हैं, वो राजा थे और उन्हें तोप से उड़ा दिया गया। उनके ऊपर तो मुकदमा भी नहीं चलाया गया। जेल जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, उसके तीसरे दिन उनको फैसला सुना करके तोप से उड़ा दिया गया। और तोप से उड़ाने का फैसला इसलिए किया गया क्योंकि एक, लोगों में मैसेज जा सके, और दूसरा क्योंकि फांसी की प्रोसेस में टाइम लगता। ये जो उस समय जो डॉक्टर उनकी डेथ के बाद जो रिपोर्ट करने के लिए, जो उनको चेक और उस सब के लिए जो रिपोर्ट बना, उसके में दर्ज है ये सारी चीजें। आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा। तो वो एक ट्रॉमा आदिवासियों ने झेला। आप देखेंगे तो आजादी के कुछ समय पहले, कुछ दशक पहले, राजस्थान में, मीणा में भी, जो खास करके पूर्वी राजस्थान, वहां पर जरायम पेशा, इसको जरायम पेशा एक्ट भी बोलते थे, उसके खिलाफ में बड़ा जन सुधार काम चला। लेकिन वो लगातार, उनकी हाजिरियां रेगुलर रही, पुलिस थानों में हाजिरी, उन्हें एक हिस्से से दूसरे हिस्से में अगर जाना है तो भी पुलिस को बताना पड़ेगा, अगर घर में कोई गेस्ट आ रहा है तो भी उसकी सूचना देनी होगी, और उस इलाके में अगर कोई क्राइम हुआ तब तो उन्हें जेल जाना ही जाना है, क्राइम चाहे किसी ने भी किया हो। तो वो एक ट्रॉमा पूरे समाज ने झेला है। और ये एक और दो समाज नहीं थे, ये 200 से ज्यादा समूह है, समुदाय है, जिनके करोड़ों लोगों ने ये चीजें झेली है। ये चीजें। शुक्रिया। तो आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ क्लिक के साथ।